नमस्ते प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 भूगोल। अध्याय चल रहा है हमारा 8वां और आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रमुख कृषि प्रणालियां। यानी संसार में जो कृषि की जो अलग अलग प्रणालियां हैं उनको हम पढ़ रहे थे। और ये जो चैप्टर है ये प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित है। हम प्राथमिक व्यवसाय के अलग अलग जो प्रकार हैं उनको पढ़ रहे थे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आज पढ़ेंगे विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि साथियों, इससे पहले हमने पढ़ा था स्थानांतरित कृषि और आदिम निर्वहन कृषि, और इसके अलावा हमने गहन निर्वहन कृषि भी पढ़ लिया था, जीवन निर्वहन कृषि। तो आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि स्थानांतरित जो कृषि है उसको पूर्वोत्तर भारत में किस नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार इंडोनेशिया और मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, और कौन से देश में स्थानांतरित कृषि को रे कहा जाता है, ये आप कमेंट करके हमें बता दीजिए ताकि हम सेशन को शुरू करें। और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी लाइव आ जाएं। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे स्थानांतरित कृषि में स्थान बदला जाता था, उसके बाद हमने जो अन्य जो कृषि प्रणाली पढ़ी थी उसमें जैसे जीवन निर्वाह कृषि है। जीवन निर्वाह कृषि में हमने पढ़ा था कि वो जो कृषि है जीवन निर्वाह कृषि है, जीवन निर्वाह के लिए की जाती है, अर्थात उसमें ज़्यादा तकनीकी ज्ञान का उपयोग नहीं किया जाता, बस परिवार का भरण पोषण हो जाए इतनी सी कृषि की जाती है। अब यहाँ पर आज हम विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर साथियों वाणिज्यिक शब्द लिखा हुआ है और विस्तृत लिखा हुआ है, तो इन्हीं से आप समझ जाइए। विस्तृत का अर्थ है कि बहुत बड़े क्षेत्रों में की जाती है, और वाणिज्यिक का मतलब है कि व्यापारिक उद्देश्य से की जाती है और अनाज की खेती की जाती है। तो यदि हम बात करें कि जीवन निर्वहन कृषि ने ही जब व्यापारिक रूप धारण कर लिया तो इस प्रकार की जो कृषि है वो विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि कहलाने लगी। और इस प्रकार की जो कृषि है साथियों विकसित देशों में की जाती है। अब विकसित देशों की यदि हम बात करें तो विकसित देशों में जैसे हमारे ऑस्ट्रेलिया है, उसके अलावा उत्तरी अमेरिका है, अर्जेंटीना है, दक्षिण अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, इस प्रकार के जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो आइए देखते हैं लाइन टू लाइन, और नोट्स किस प्रकार से आपको तैयार करने हैं, ये कैसे आप सरल भाषा में लिख पाएंगे, सारा कुछ यहाँ देखते हैं। तो एक बार आप भी पढ़ते रहें और साथ के साथ समझते रहें। जीवन निर्वहन कृषि ने ही जब व्यापारिक रूप धारण कर लिया तो इस प्रकार की जो कृषि है वो विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि कहलाने लगी। इस प्रकार की कृषि विकसित देशों में जहाँ भूमि तो अधिक है, विकसित देश साथियों जहाँ पर जनसंख्या कम होती है और भूमि का जो अनुपात है वो ज़्यादा होता है, भूमि अधिक है और जनसंख्या कम है, वहाँ पर व्यापारिक दृष्टिकोण से की जाती है, यानी लाभ कमाने के उद्देश्य से यहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। अब आप समझ जाइए कि जनसंख्या कम है और भूमि अधिक है, तो जनसंख्या कम है तो सारा जो कृषि कार्य है वो मनुष्य तो कर नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। आइए इसकी विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। साथियों यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं या फिर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसी प्रकार रोज़ाना शाम के 8 बजे हम लाइव क्लास लेकर आते हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 भूगोल। तो आप इसे समझिए, अच्छे से पढ़िए और आपकी जो तैयारी है उसको बेहतर कीजिए, परीक्षा में अच्छे अंक लाने का प्रयास कीजिए। चलिए मुख्य विशेषताओं की बात करते हैं। इस प्रकार की जो कृषि है उसमें खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है। खेत जो होते हैं साथियों वो बहुत बड़े आकार के होते हैं, जो सामान्यतः 240 से 1600 हेक्टेयर तक होता है। आप देख लीजिए कि कितने बड़े होंगे, यानी अपने यहाँ पर जो खेतों का आकार होता है वो बहुत छोटा छोटा होता है, लेकिन ये जो हमारी विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि है इसमें खेतों का जो आकार है बहुत ही ज़्यादा होता है और ये विकसित देशों में की जाती है। दूसरा, अब यहाँ पर विकसित देशों में की जाती है, जनसंख्या कम है, ज़मीन अधिक है,
तो समस्त जो कृषि कार्य है मशीनों के द्वारा किया जाता है। मशीनों से तात्पर्य क्या है साथियों? मशीनों से तात्पर्य यह है कि जो कृषि कार्य करने के लिए जैसे ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, थ्रेसर है और इस प्रकार की जो मशीनें हैं उनके माध्यम से खेतों की जैसे जुताई करना है तो ट्रैक्टर से हो जाएगी, फसल को निकालना है तो थ्रेसर से निकाल लेंगे। उसके अलावा फसल की कटाई करने की जो मशीनें हैं वो भी यहाँ पर काम में ली जाती हैं। इसीलिए मानवीय श्रम क्या होता है? मानवीय श्रम का उपयोग न्यूनतम होता है, यानी मनुष्य जो है वो इनमें कम मेहनत करता है और सारा जो काम है वो मशीनों के माध्यम से होता है। इस प्रकार की जो कृषि है उसमें मुख्य फसल गेहूं है, यानी मुख्य जो फसल है वो तो इसमें गेहूं है, लेकिन गेहूं के अलावा और भी फसलें की जाती हैं जिनमें जैसे जौ है, जई है, राई है, तिलहन है, इस प्रकार की फसलें भी इसमें पैदा की जाती हैं। लेकिन मुख्य फसल की यदि हम बात करें तो मुख्य फसल क्या है? गेहूं। ये आपको याद रखना है। अब आप सोचिए कि खेत बहुत बड़े बड़े आकार के हैं, मशीनें काम कर रही हैं और वहाँ पर जो जनसंख्या बहुत कम है, खाने वाले कम हैं और इतना जो प्रोडक्शन हो रहा है, इतना जो अनाज उत्पादित हो रहा है उसको सुरक्षित रखने के लिए खाद्यान्नों को, यहाँ पर साथियों थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, ये जो खाद्यान्न होते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े माल गोदाम बनाए जाते हैं, यानी बड़े बड़े गोदाम बना दिए जाते हैं। उन गोदामों में खाद्यान्न को सुरक्षित रख दिया जाता है। तो ये हमारी वाणिज्यिक जो कृषि है, विस्तृत वाणिज्यिक कृषि, उसकी मुख्य मुख्य विशेषताएं हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि प्रति हेक्टेयर उपज तो कम होती है लेकिन प्रति व्यक्ति उपज अधिक होती है। इसका अर्थ समझ लीजिए, जैसे एक कोई व्यक्ति है जिसके पास 50 बीघा जमीन है और उसके परिवार में 5 व्यक्ति काम करने वाले हैं कृषि के लिए, या 5 व्यक्ति उस कृषि पर निर्भर हैं 50 बीघा पर। दूसरा एक ऐसा है कि 50 बीघा पर 500 व्यक्ति, या 50 बीघा पर मान लीजिए 50 व्यक्ति निर्भर करते हैं। तो पहली स्थिति में 50 बीघा में यदि 20 क्विंटल भी अनाज उत्पादित हो रहा है तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति के बट में आएगा 4 क्विंटल। यानी वैसे देखें तो 50 बीघा में 20 क्विंटल बहुत कम है, प्रति हेक्टेयर उपज तो कम हुई, लेकिन एक व्यक्ति के बट में प्रति व्यक्ति का जो हिस्सा है उसमें 4 क्विंटल आ गया। दूसरी स्थिति में यदि ज़्यादा मेहनत करके और भी ज़्यादा तकनीकी का प्रयोग करके 50 आदमी यदि इस पर लगे हुए हैं और 50 बीघा में वो 30 या फिर 40 या मान लीजिए 50 क्विंटल भी यदि वो अनाज पैदा कर देते हैं तो यहाँ पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन तो बढ़ गया है, लेकिन प्रति व्यक्ति जो उपज आएगी, प्रति व्यक्ति जो हिस्सा आएगा वो 1 क्विंटल ही होगा। तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति जो उपज है वो कम आएगी। तो हमारी जो विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि है उसमें प्रति हेक्टेयर उपज कम होती है लेकिन प्रति व्यक्ति उपज अधिक होती है। चलिए अब मुख्य क्षेत्रों की बात करें कि ये जो कृषि है वो कौन कौन से क्षेत्रों में की जाती है। तो साथियों हमने काफ़ी बार इस प्रकार का कि हमारे जो शीतोष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान हैं उनकी हम चर्चा कर चुके हैं। आप कमेंट करके बताते रहिए। इस प्रकार की जो कृषि है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में की जाती है, जैसे यूरेशिया के स्टेपीज। यूरेशिया का मतलब एशिया और यूरोप महाद्वीप का जो संयुक्त क्षेत्र है, जैसे मध्य एशिया कहीं और जो पूर्वी यूरोप है वहाँ पर स्टेपीज जो घास के मैदान हैं वहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज जो मैदान हैं घास के वहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। अर्जेंटीना में पंपास। अब आप कमेंट करके बता दीजिए अर्जेंटीना कौन से महाद्वीप में स्थित है, आप हमें कमेंट कर दीजिए। दक्षिणी अफ्रीका में वेल्स, ये जो घास के मैदान है दक्षिणी अफ्रीका में है और दक्षिणी अफ्रीका जो है अफ्रीका महाद्वीप, ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर बिल्कुल दक्षिण में स्थित है दक्षिणी अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, कमेंट करके बता दीजिए ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, आप कमेंट कर दीजिए। और ऑस्ट्रेलिया कौन से गोलार्ध में स्थित है ये भी आप कमेंट कर दीजिए। और इसी प्रकार न्यूजीलैंड के जो कैंटरबरी के जो मैदान है वहाँ पर भी विस्तृत वाणिज्यिक कृषि की जाती है। न्यूजीलैंड भी साथियों ऑस्ट्रेलिया के पास में ही स्थित है। जैसे ये हमारा यदि ऑस्ट्रेलिया है तो इसके पास में यहाँ पर इस प्रकार से एक छोटा सा द्वीप है न्यूजीलैंड। और आप न्यूजीलैंड की राजधानी कमेंट कर दीजिए कि न्यूजीलैंड की राजधानी
क्या है। चलिए अब चलते हैं, ये तो थी हमारी विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। अब हमारी दूसरी कृषि प्रणाली है, यहाँ पर दूसरी जो कृषि प्रणाली है यह है बागाती कृषि या रोपण कृषि। साथियों, बागाती कृषि या रोपण कृषि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें बागान लगाए जाते हैं, फसलें रोपी जाती हैं। तो इस प्रकार की जो कृषि है उसकी जो शुरुआत है यूरोपीय लोगों ने की थी, और जो यूरोपीय लोग हैं इस प्रकार की जो कृषि है उन्होंने उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की थी, और उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो फसलें पैदा होती हैं, जो उपज पैदा होती है, उसका उपभोग करना था। तो आइए देखते हैं कि इस प्रकार की जो कृषि है उसका क्या अर्थ है, कौन से क्षेत्रों में की जाती है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। इन सबको हम यहाँ पर 1 बाय 1 देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस प्रकार की जो कृषि है, इस प्रकार की कृषि की शुरुआत यूरोपीय लोगों द्वारा, यूरोप महाद्वीप के जो लोग हैं उनके द्वारा अपने औपनिवेशिक प्रदेशों, यानी यूरोप महाद्वीप के लोग जब दूसरे देशों पर शासन करते थे, उनको उपनिवेश बनाकर रखते थे, तो वो जो औपनिवेशिक प्रदेश थे वहाँ पर, और ये भी मुख्यतः कौन से, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। अब आप कमेंट कर दीजिए कि उष्णकटिबंध का जो क्षेत्र है कौन कौन सी रेखाओं के बीच होता है। उष्ण कटिबंध होता है, शीतोष्ण कटिबंध होता है और शीत कटिबंध होता है। तो करक और जो मकर रेखा है इनके बीच वाला जो क्षेत्र होता है ये कहलाता है उष्ण कटिबंध। तो यहाँ पर इस प्रकार की जो बागाती कृषि है या रोपण कृषि है वो की गई, और उसका जो मुख्य उद्देश्य था व्यापारिक उद्देश्य से की गई। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोपीय देशों को उष्ण कटिबंधीय जलवायु में उत्पन्न होने वाली जो उपजें हैं वो उपलब्ध करवाना था। यानी जैसे भारत है, अफ्रीका है, और इसके अलावा और जो कंट्रीज हैं जैसे ब्राज़ील है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं, वहाँ पर जो उपजें पैदा होती हैं उनको यूरोपीय लोग भी उनका उपयोग कर पाएँ, उपभोग कर पाएँ, इस उद्देश्य से इस प्रकार की कृषि की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा या यूरोपीय लोगों द्वारा की गई थी। यूरोपीय लोगों द्वारा अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की फसलों के बागान लगाए गए जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। यानी यूरोपीय लोगों ने अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की फसलें लगाई, और जिनमें जो मुख्य हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटेन वासियों द्वारा, जो ब्रिटेन के निवासी हैं। अब आप कमेंट करके बता दीजिए कि जो ब्रिटेन है यूरोप महाद्वीप के कौन सी दिशा में स्थित है। यहाँ के जो निवासी थे उन्होंने भारत और श्रीलंका में चाय के बागान लगाए, भारत और श्रीलंका में चाय के बागान लगाए। कमेंट करके आप बताएं कि भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन में पहला स्थान रखता है, और आप अपना जो आंसर है वो कमेंट कर दीजिए। उसके बाद यदि हम बात करें मलेशिया कौन से महाद्वीप में है, आप ये भी कमेंट कर दीजिए। और साथियों, आज हम आपको मानचित्र के माध्यम से ये जो देशों के नाम हैं इनको भी आप समझाने वाले हैं आपको, तो आप बने रहें। मलेशिया में लगाए गए रबड़, इसी प्रकार जो पश्चिमी द्वीप समूह है वेस्ट इंडीज, जिनको अंग्रेजी में हम वेस्ट इंडीज बोलते हैं, पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना और केले के बागान लगाए गए। ये तो 3 स्थानों के नाम आपको रखने हैं। ब्रिटेन वासियों ने भारत और श्रीलंका में चाय, मलेशिया इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में रबड़, और पश्चिमी द्वीप समूह का जो क्षेत्र है उसमें गन्ना और केले के बागान लगाए। अब जो फ्रांस वासी हैं, फ्रांस के जो निवासी हैं, उन्होंने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफ़ी के बागान लगाए, और ब्राज़ील जो है वहाँ पर कहवा के विशाल बागान लगाए। और ब्राज़ील में जो विशाल कहवा के बागान हैं उनको फजेंडा कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। आपके कक्षा 12 की जो बोर्ड एग्ज़ाम होगी उसमें 1 नंबर में पूछ लिया जाएगा फजेंडा क्या है। तो उसमें आपको लिखना है ब्राज़ील में कहवा के जो विशाल बागान हैं उन्हें फजेंडा कहा जाता है। और साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है। आइए अब ये जो बागाती कृषि है इसकी मुख्य विशेषताओं की हम बात करते हैं कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। साथियों, बागान लगाए जाते हैं तो पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है, यानी अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता रहती है। उच्च प्रबंधन यानी जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, और तकनीकी और वैज्ञानिक विधियों का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। यानी जो बागानों में जो फसलें होती हैं, जो पौधे होते हैं, उनको तकनीकी और वैज्ञानिक विधियों द्वारा पाला पोसा जाता है, और इनका जो मैनेजमेंट है काफ़ी अच्छा होता है।
बड़ी संख्या में सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। जैसे चाय है तो चाय की पत्तियों को तोड़ने के लिए बड़ी संख्या में जो सस्ते श्रमिक होते हैं उनकी, और सस्ते और कुशल भी होने चाहिए, सस्ते और कुशल भी होने चाहिए, उनकी आवश्यकता यहाँ पर होती है। यह एक पसली कृषि है। इनसे उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। एक पसली कृषि का मतलब यह है साथियों कि एक क्षेत्र में, एक खेत में, एक बाग में एक ही प्रकार की फसल होती है। जैसे चाय लगा दिए तो पूरे क्षेत्र में चाय होगी। यदि रबड़ लगा दिए तो पूरे क्षेत्र में रबड़ होंगे। केले लगा दिए तो केले के बागान होंगे। जैसे अपनी सामान्य अपन जो कृषि करते हैं कि एक खेत में अभी गेहूँ बो दिए, 4-5 महीने बाद उसमें फिर दूसरी फसल बो देंगे, फिर तीसरी फसल बो देंगे। इस प्रकार यहाँ नहीं होता है। यानी एक बार जो पौधा लगा दिया जाता है वो लंबे समय तक चलता है। तो इसमें जो मुख्य फसलें होती हैं उसमें चाय है, रबड़ है, नारियल है, कहवा है और केला आदि हैं। और ये जो सारी की सारी फसलें हैं ये बागानों में लगाई जाती हैं। अब यदि हम बात करें मुख्य क्षेत्रों की, तो आइए देखते हैं कि इसके जो मुख्य क्षेत्र कौन से हैं। यानी जो बागाती कृषि है या बागानी कृषि है या रोपण कृषि है, उसके मुख्य क्षेत्र कुछ इस प्रकार से हैं। इस प्रकार की जो कृषि है इंडोनेशिया और मलेशिया, तो ये हमारा जैसे भारत है, भारत के बाद हम इधर ये म्यांमार, और म्यांमार के बाद में ये तो चाइना की तरफ चला गया, और यहाँ पर मलेशिया, इंडोनेशिया, ये यहाँ पर द्वीप समूह हैं। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिणी व पूर्वी भारत, दक्षिणी और पूर्वी भारत यानी हमारा जो केरल कर्नाटक वाला जो हिस्सा है, तमिलनाडु वाला हिस्सा है, और असम पूर्वोत्तर की जो 7 महीने हैं वहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। दक्षिणी चीन का जो दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पर म्यांमार, कंबोडिया, फिलीपींस, श्रीलंका, मध्य अफ्रीका और ब्राज़ील आदि देशों में की जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब देशों की लोकेशन पता होगी, और यदि लोकेशन पता नहीं है तो यहाँ पर समझ लीजिए ये हमारा पूर्वी एशिया, ये हमारा भारत है साथियों, आपको अच्छे से पता है। इसके नीचे यहाँ पर ये श्रीलंका है, ये बांग्लादेश है, यहाँ पर भूटान है, ये नेपाल है, और ये हमारा म्यांमार है। म्यांमार के बाद ये जो दिख रहा है ये थाईलैंड है, थाईलैंड के बाद ये कंबोडिया है, और कंबोडिया के बाद ये वाला जो देश है ये लाओस है, स्थूल रुद्ध देश है, और ये वियतनाम है। दक्षिणी चीन का मतलब ये चीन का जो दक्षिणी हिस्सा है यहाँ पर, ये हमारा फिलीपींस है यहाँ पर। और जो इंडोनेशिया, मलेशिया वाला जो क्षेत्र हम चर्चा कर रहे थे, ये वाला जो क्षेत्र है ये इंडोनेशिया, मलेशिया, और यहाँ पर ही बोर्नियो, जिसका हम पहले उल्लेख कर चुके हैं, ये जो द्वीप है ये बोर्नियो द्वीप है। तो आप एटलस को ज़रूर देखें। एटलस का यदि आप ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो आपको भूगोल का जो वास्तविक ज्ञान है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारी है मिश्रित कृषि। आज का हमारा जो 3rd है साथियों, ये है मिश्रित कृषि। तो मिश्रित कृषि की यदि हम बात करें, मिश्रित कृषि का मतलब क्या है, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, तो यदि हम कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं तो फिर इस प्रकार की जो कृषि है वो मिश्रित कृषि कहलाती है। बिल्कुल सिंपल सा है, यहाँ पर आप देख लीजिए। जब कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो इस प्रकार की जो कृषि है वो मिश्रित कृषि कहलाती है या मिश्रित कृषि कहा जाता है। अब इसकी विशेषताओं की यदि हम बात करें तो विशेषताएं देख लीजिए। इस प्रकार की जो कृषि है इसमें खेतों का आकार मध्यम होता है, यानी बहुत बड़े नहीं होते और बहुत छोटे भी नहीं होते हैं। फसलों के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, यानी कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन भी यहाँ पर किया जाता है। और जो मुख्य फसलें हैं उनमें गेहूँ है, जौ है, राई, जई, मक्का, और सबसे महत्वपूर्ण है चारा, क्योंकि पशुपालन किया जाता है तो पशुओं के लिए चारा भी आवश्यक होता है, चारा भी चाहिए, तो चारा भी यहाँ पर उत्पादित किया जाता है। और फसलों को बदला जाता है, वर्ष में एक ही खेत में एक ही प्रकार की फसल न बोकर सस्यावर्तन किया जाता है। सस्यावर्तन से तात्पर्य है कि अलग अलग ऋतुओं में, अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलें बोना, ताकि भूमि का जो उपजाऊपन है वो बना रहे। और इस प्रकार की जो मिश्रित कृषि है वो सामान्यतः जो महानगर होते हैं उनके नज़दीक की जाती है, ताकि महानगरों के जो लोग हैं उनकी जो खाद्य आवश्यकताएं हैं उनका भी पूर्ति हो सके। अब यदि हम क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देख लीजिए, इस प्रकार की जो कृषि है वो मुख्यतः उत्तरी पश्चिमी यूरोप, यानी यूरोप का जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों पर,
और भारत में इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो ये हमारी थी मिश्रित कृषि। अब इसके बाद साथियों हमारी कृषि के 2-3 रूप और बच गए हैं, जैसे ट्रक कृषि है और दुग्ध कृषि है, फलोद्यान कृषि है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे लकड़ी काटना और खनन। तो ये चैप्टर अभी 1-2 पार्ट इसके और बनेंगे। तो आप प्रतिदिन शाम 8 बजे लाइव क्लास लेना न भूलें। और साथियों हाँ, जैसे ही चैप्टर पूरा हो जाता है तो आप इसका रिवीजन करना शुरू कर दें। इसके जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि हमारा जो अगला टेस्ट होने वाला है वो उसकी घोषणा हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट होगा वो होगा 15 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। 15 जनवरी को शाम 8 बजे से और 16 जनवरी के शाम 8 बजे तक टेस्ट चलेगा। यानी आपको टेस्ट देने के लिए 24 घंटे का समय मिलता है। उसमें आप जब भी आपको टाइम मिले आप टेस्ट दे लें। और टेस्ट देने के बाद 16 जनवरी को शाम के 8 बजे हम उस टेस्ट का लाइव सॉल्यूशन करेंगे, तो उसे देखना बिल्कुल भी न भूलें। यदि आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो टेस्ट के लिंक हैं, PDF हैं, रैंक लिस्ट है, वो आपको मिल सके। और साथियों आप अपनी जो पढ़ाई है उसको बदस्तूर जारी रखिए। इस बार आपकी जो तैयारी है इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपके भूगोल में 90+ आने चाहिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।